मुझे शादी के नाम से डर लगता था क्योंकि शादी के नाम पर जो वार लड़कियों के साथ किया जाता था वो मुझे डराता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बेतहाशा रो रही थी। हालांकि आज मेरी शादी की पहली रात थी और आज इस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाब सजाकर अपने शोहर के घर आती है, नई जिंदगी में नई खुशियों के इंतजार में रहती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शोहर के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं जहां मेरा शोहर मुझे देख न सके। काश कि ये सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शोहर रफीक कमरे में आया। उसे देखकर मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। डर के मारे मैंने अपने दुपट्टे को अपने हाथों से दबोच लिया था। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शोहर मेरे करीब आ रहा था मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। रफीक मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है आसिया, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं उसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं कैसे सब होगा। वो कहने लगा कि देखो, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर उसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। मैंने कहा, ये कैसी दवा है? रफीक कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल इसी गोली में है। रफीक की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचने लगी, आखिर मेरी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है? डर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब रफीक ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वो गोली खा ली। रफीक मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में कपकपी पैदा हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता रफीक ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और मैं डर के मारे अपना आप उससे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में जाने लगी थी। चाह कर भी मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझसे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम्हारी भी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि उनके बताने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, मियाँ अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ। तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे साथ ना जाने क्या। ये कहकर वो चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। उनकी बातें मेरा दिमाग और मेरा होश दोनों उड़ा चुकी थी। शादी की रात का जो नक्शा मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था, मुझे अब इस रात से डर लगने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था कि मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात मैं अपने शोहर के आने पर बेहद डरी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन रफीक ने मेरी बात को सुनकर उसे समझने की कोशिश की थी। उसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शोहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। और उस सच से मैं अभी तक अनजान थी, जो बाद में मुझ पर खुलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहर सी उठने लगी थी और मैं दर्द से करा उठी थी। मेरे साथ लेटा मेरा शोहर फौरन से उठ बैठा। कहने लगा, क्या हुआ आसिया? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म बहुत भारी हो रहा है और जिस्म में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने चकराते सर को पकड़ूं या फिर अपनी दुखती कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूट कर बेड पर बिखरी पड़ी थी।
میں نے مشکل سے اپنا تکیا بیڈ کے ساتھ لگایا اور ہاتھوں کو بیڈ پر رکھ کر مشکل سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے اور میری بکھری حالت مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ میرے شوہر نے رات کو میرے ساتھ پیار محبت والا رویہ بالکل نہیں رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے درد کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لیے درد کی تیزی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر رفیق بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، تمہیں اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لینا چاہیے، اور ویسے بھی شادی کی پہلی رات تھی تو تمہیں زیادہ محسوس ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں اس بات کی عادت پڑ جائے گی۔ اور پھر جب بیوی خوبصورت ہو تو انسان کیسے اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے۔ اور پھر تم رات کو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں میڈیسن نہ دی اپنے قریب بھی آنے نہیں دو گی، اور میں اپنی یہ رات برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، لیکن مجھے اپنا جسم اس قابل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ رفیق گھر پر اکیلا رہتا تھا، اس کے ماں باپ زندہ نہیں تھے۔ پہلے تو میرے ماں باپ اس رشتے پر راضی نہیں تھے، کہنے لگے اکیلا لڑکا ہے، ہمیں تو ایسے رشتے سمجھ نہیں آتے۔ لیکن پھر میری ماں کہنے لگی کہ لڑکا اچھا خاصا کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اب اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے اچھی طرح چھان بین تو کرائی ہے، اس رشتے میں کسی نے کوئی برائی بھی یا کمی نہیں نکالی ہے، اچھا ہے میری بیٹی پر سسرال کا بوجھ نہیں ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات ہی میری ایسی حالت ہو جائے گی کہ میں کھڑی بھی نہیں ہو پاؤں گی۔ رفیق جب نہا کر باہر آیا تو مجھ سے کہنے لگا، دیکھو میرے گھر میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے فی الحال کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ گھر تم کو ہی سنبھالنا ہے۔ مجھے اس کی اس بات پر اعتراض نہ تھا، لیکن مجھے اپنا آپ اس وقت اس قابل نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا ناشتہ بنا سکتی۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا کہ جلدی سے اٹھ کر باہر آؤ اور میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ جب میں بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں بڑی مشکل کمرے سے باہر آئی۔ رفیق باہر لاؤنج میں ہی بیٹھا فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن جو باتیں وہ کر رہا تھا اس نے مجھے شرم سے پانی پانی کیا تھا۔ وہ گزری ہوئی رات کے پل نہ جانے کس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے ہی بے شرم انداز میں۔ مجھے رفیق کا اس طرح اپنی پرسنل باتیں کسی سے شیئر کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں پہلی رات کی دلہن تھی، اس طرح میں ابھی رفیق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا میں رفیق کو بعد میں کہوں گی کہ اس طرح کی باتیں باہر نہ کریں۔ میں فوراً سے نظریں جھکائے کچن میں چلی گئی تھی۔ مشکل سے ہی میں نے اپنا اور رفیق کا ناشتہ بنایا تھا۔ ناشتے کے بیچ میں نے جھجکتے ہوئے رفیق سے یہ بات کہی تھی۔ میں نے کہا کہ رفیق میری کمر میں بہت درد ہے، اس لیے شاید آج رات میں آپ کو نہ دے سکوں، اور پلیز آپ بھی مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ رفیق اس وقت چائے پی رہا تھا۔ میری بات سن کر اس کا کپ ہونٹوں کے قریب جاتے جاتے رکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتا، مجھے ہر صورت جلد سے جلد اولاد چاہیے، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کو میرے ساتھ ہوا کیا تھا، لیکن جو حالت میری اس وقت تھی میں شاید اس قابل نہیں تھی کہ میں دوبارہ اسی تکلیف کو جھیلتی۔ لیکن میرے سامنے کھڑا انسان میری ہر تکلیف سے بے پرواہ ہو کر بس اپنی ہی منمانی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ رات کو پھر رفیق نے مجھے ایک دوسری میڈیسن دی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کھانی۔ وہ کہنے لگا یہ نیند کی دوا نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر یہ کس چیز کی دوا ہے؟ کہنے لگا یہ جلدی پریگننٹ ہو جانے کی دوا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ دیر تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ آخر اسے کس بات کی جلدی تھی۔ میری شادی کو کون سے 4-5 سال گزر چکے تھے، ابھی تو شادی کو 4 دن بھی نہیں گزرے تھے، اور نہ ہی میرے ساس سسر زندہ تھے جنہیں پوتا اور پوتی گود میں کھلانے کی جلدی تھی۔ آخر وہ مجھے اتنی جلدی پریگننٹ ہونے کی دوا کیوں دے رہا تھا؟ میں نے کہا رفیق ابھی اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے ہیں، آرام سے 2-4 سال بعد بچہ پلان کریں گے، ابھی تو خود ہی ہماری موج مستی کے دن ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کچھ نہیں جانتا، شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے کتنی جلدی ہے بچے کی، مجھے بچے بہت پسند ہیں، شادی سے پہلے مجھے بچوں کی خواہش تھی اور اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تھی کہ جلد سے جلد شادی ہو اور میرے گھر میں ننھے منھے سے بچوں کی کھلکھاریاں گونجیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وقت برباد ہو کہ 1 سال پہلے میں یہ دیکھتا رہوں کہ تمہیں اولاد ہوتی ہے یا نہیں، اور پھر تمہیں اس کے بعد دوا کھلاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میڈیسن میرے منہ میں ڈال دی اور پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے پانی پی کر وہ دوائی اپنے اندر اتار لی تھی، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب پچھلی رات والی بے ہوشی مجھ پر پھر سے چھانے لگی۔ اس وقت میرا دماغ اس قابل نہیں تھا کہ میں یہ بات سوچتی کہ اگر یہ دوسری دوا تھی تو مجھے نیند کیوں آ رہی تھی، مجھ پر کیوں اتنی بے ہوشی سوار ہو رہی تھی، اور پھر مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ میں دوبارہ سے نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی مجھے اپنی سسکیاں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، درد کی اتنی تیزی تھی کہ گہری نیند کے باوجود میں رو رہی تھی۔ صبح میری آنکھ درد کی وجہ سے جلدی کھل گئی تھی۔ اس وقت میری کمر میں اتنا درد تھا کہ میں نے رفیق کو اٹھا دیا۔ میں نے کہا میری کمر
कमर में बहुत दर्द है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। लेकिन वो झिझलाहट से कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद का सत्यानाश कर रही हो? पेन किलर दे देता हूँ, तुम वो खा लो। उसने मुझे एक और दवाई दी जिसे खाकर मेरे दर्द में बस थोड़ा सा फर्क हुआ था और मैं दोबारा सो गई थी। लेकिन जैसे ही सुबह उठी दर्द फिर से उठने लगा था। अब तो ये रोज की रूटीन बन गई थी। लगातार 9 दिन से मैं ऐसी ही तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन रफीक को जैसे मेरी किसी तकलीफ का कोई एहसास ही नहीं था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा, मुझे माँ के घर छोड़ दो, मुझे रफीक से दूर रहने का बस एक यही बहाना मिला था। वो कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक कि मेरी औलाद नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं भी नहीं भेजूंगा। मुझे समझ नहीं आती थी आखिर उसे बच्चों की इतनी जल्दी क्यों थी। हर चीज अपने वक्त पर होती है, बच्चे का होना या नहीं होना मेरे बस में तो नहीं था। 9 दिन में ही मेरा ये हाल हो चुका था कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी। पेन किलर खाकर अब तो मेरा मैदा भी डिस्टर्ब हो चुका था। मैं रफीक से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती तो वो इस बात पर भी नहीं मानता, कहता डॉक्टर भी तुम्हें पेन किलर ही देगा। लेकिन इस बार जैसे ही वो घर से बाहर गया मैंने अपनी माँ को बुला लिया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से के दर्द का कहा और मेरा हाथ अब भी मेरे पेट पर था। मैं 9 दिन से लगातार ये तकलीफ सह रही थी। मेरी डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मैं आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। ये उसने क्या कह दिया था? ये सच नहीं हो सकता था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने ना में सर हिलाया। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो कहने लगी, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो मुझसे पूछने लगी, क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा शोहर तुम्हारे करीब आता है? मैंने ना में सर हिला दिया, क्योंकि रफीक तो रोज मुझे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाने की दवाई देता था और जिसको खाते ही मैं गहरी नींद में चली जाती थी। लेकिन जो बात लेडी डॉक्टर ने मुझसे कही थी, मुझे उसकी बात सुनकर रफीक पर शक होने लगा था। डॉक्टर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। जो वो मुझसे झूठ बोलती या रफीक के खिलाफ मेरी कान भरती, वो एक डॉक्टर थी और उसका पेशा सिर्फ अपने मरीज का चेकअप करना और उनका इलाज करना था। उसने वही बात बताई होगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पास डॉक्टर की बात पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। मेरे दिल में अब रफीक के लिए शक बढ़ चुका था। डॉक्टर कहने लगी, अगर तुम्हारे शोहर को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर ही क्यों तुम्हारे करीब आता है? इसकी वजह क्या है? इस तरह के सवाल सुनकर मुझे रफीक पर और भी ज्यादा शक होने लगा था। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं उससे पहले भी कई बार वो मेडिसिन खाने से इनकार कर चुकी थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता था। जबरदस्ती वो मेडिसिन मेरे मुंह में डाल देता और पानी का गिलास मेरे होंठों पर लगा देता। डॉक्टर कहने लगी, अच्छा ऐसा करो, तुम मुझे उस मेडिसिन का नाम बताओ। तो मैंने सोचा, मुझे तो उस मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज तक रफीक ने मुझे वो मेडिसिन दिखाई नहीं थी। वो तो अपनी अलमारी में से वो दवा निकाल कर मुझे देता था। लेकिन जब मैंने ये बात लेडी डॉक्टर को बताई तो वो हंसने लगी। कहने लगी, ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हारा शोहर इतना छुपा कर रखता है और रोजाना तुम्हें इनकार करने पर भी तुम्हें खिलाता है? तुम अपने शोहर की हरकतों पर नजर रखो, ऐसे तुम्हें समझ आ जाएगा। डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। उस वक्त अकेली ही मैं उस लेडी डॉक्टर के कमरे में थी, या फिर वो डॉक्टर थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी थी, इसलिए वो हर बात से अनजान थी। मैं गायब दिमागी से अपने घर तक पहुंची थी। मेरी माँ मुझे कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारे सर पर तो सास ससुर नंद देवर की जिम्मेदारी भी नहीं है और तुम्हारा शोहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। 9 दिन में ही सूख कर कांटा हो गई हो, चेहरे की रंगत पीली पड़ गई है। अब मैं अपनी माँ को क्या बताती कि मैं किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मेरा शोहर किसी वहशी जानवर से कम न था। रात को मुझे नींद की दवा खिलाकर मेरे साथ कैसा खिलवाड़ करता है। मेरी माँ मुझे नसीहतें करके अपने घर जा चुकी थी। मैं पूरा दिन डॉक्टर की बातों को ही सोचती रही, लेकिन मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं था। और ये ऐसी बात थी कि मैं रफीक से कह भी नहीं सकती थी। मुझे अपना आप बिल्कुल बेबस लग रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं अपनी माँ के साथ ही उनके घर चली जाऊं, लेकिन मेरी माँ मुझे कभी भी मेरे शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर लेकर नहीं जाती। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मैं करूं तो क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अलमारी खोलकर देखती हूँ कि आखिर रफीक मुझे कौन सी दवा खिलाता है। मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई, आहिस्ता से चलती हुई अलमारी के पास आई और रफीक की अलमारी खोल दी। सामने ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा उठाकर देखा, लेकिन वहाँ दवा मुझे कहीं ना मिली। फिर मैंने दराज भी देख लिए, उसमें भी कुछ जरूरी कागजात थे, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन जब मैंने नीचे लॉकर खोलना चाहा तो वो लॉक था। मैं समझ गई कि वो दवाई रफीक ने उसी लॉकर में रखी है। रात को जब रफीक वापस आया तो मैंने उसे खाना दे दिया, लेकिन मेरी भूख तो जैसे उड़ चुकी थी। जो बात डॉक्टर मुझे बता चुकी थी उसके बाद तो मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने खाना नहीं खाया था और रात को सोते वक्त मैंने दूध का गिलास पी लिया। इससे पहले कि रफीक कमरे में आता मैं फौरन से बेड पर जाकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली।
ताकि रफीक को लगे कि मैं सो चुकी हूँ। हो सकता है वो मुझे सोया हुआ देखकर मुझे मेडिसिन ना खिलाए और मुझ पर यूं बेहोशी तारी हो। मैं जानना चाहती थी कि रफीक रात को मेरे साथ करता क्या है। कुछ देर बाद ही रफीक कमरे में आया, मुझे बेड पर सोता देखकर मेरे करीब आया और बाजू से मुझे हिलाकर उठाने लगा। कहने लगा, उठकर बैठो। मैंने अपनी आंखें खोली तो रफीक माथे पर बल चढ़ाए मुझे देख रहा था। मैंने कहा, रफीक मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ और मेरी कमर में भी दर्द है। मेरी बात सुनकर रफीक कहने लगा, ये बहाने तुम मेरे सामने मत बनाओ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे हर कीमत पर बच्चा चाहिए। चलो उठो और दवा खाओ। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि आखिर आपने दवाई अपनी अलमारी में छुपा कर क्यों रखी है? मेरी बाकी दवाइयों के साथ रख दे, मैं खुद खा लिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़ी हैरत से मुझे देखा था। कहने लगा, तुम ये कैसे जानती हो कि मैंने तुम्हारी दवा को अलमारी के लॉकर में रखा है? मैं उसकी बात सुनकर घबराई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जल्दबाजी में शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। मैंने कहा, ऐसे ही मैंने सोचा आज दवा मैं खुद खा लेती हूँ। मैंने आपकी अलमारी खोल कर देखी तो कहीं भी वो दवाई मौजूद न थी। मुझे लगा शायद आपने दवाई लॉकर में रखी है। मैंने एक बहाना कर दिया था। वो कहने लगा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वो दवाई रोजाना तुम्हें खिलाता रहूंगा और जब तक बच्चा नहीं हो जाता वो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। मैंने कहा, रफीक मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप क्यों मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते? और बच्चा पैदा करने के लिए एक पूरा इलाज होता है और वो कोई लेडी डॉक्टर ही मुझे बता सकती हैं। ऐसे यूं खुद से दवा खाना ठीक नहीं होता। मैंने सोचा था शायद मेरी इस बात पर रफीक मुझे वो दवाई नहीं देगा, लेकिन वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि वो दवाई औरत को प्रेग्नेंट कर देती है। तुम्हें किसी भी डॉक्टर से कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं, तुम बस मेरी बात मानो, वही तुम्हारे लिए काफी है। मैंने कहा, आज मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी। मेरा ये कहना था कि रफीक का पारा हाई हो गया था। उसने मुझे जबरदस्ती वो दवाई खिलाई थी और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत होने लगी थी और सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी कि अगर यही रहा तो मैं तो बहुत जल्दी ही मर जाऊंगी। और इसीलिए मैंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और ऐसी जगह पर रखा कि जहां मेरा बेड आसानी से नजर आ सके। रात को रफीक ने फिर से मुझे दवाई खिलानी थी और मेरी वही हालत होने लगी थी। सुबह जब मैं उठी तो रफीक के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से मोबाइल उठा लिया, उस पर लगी वीडियो देखने लगी और जिसे देखकर मेरे होशो हवास उड़कर रह गए थे। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपनी चिकराते सर को पकड़ने लगी। जो कुछ मेरा शोहर मेरे साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि रफीक वापस आता मैंने अपने माँ बाप को घर बुला लिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर तो मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। रफीक एक अधूरा मर्द था, वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वो तो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बीवी के पास भी आ सकता और मियाँ बीवी का रिश्ता बना सकता। वो ना मर्द था। वो अपना रोब मुझ पर जमाने की बजाय और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था जो मेरे साथ बेदर्दी से सलूक करते थे। मेरे माँ बाप ने रफीक पर केस करवा दिया और मुझे तलाक भी दिलवा दी। रफीक पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि पहले भी इसकी शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी ने उसे इसी बात पर तलाक ली थी कि वो नामर्द है। शायद अपनी ही इस कमी को छुपाने के लिए और अपनी बीवी पर ये साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे यही बताया था कि तुम्हारे साथ रैप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। ये बात झूठ नहीं थी। रफीक मुझे प्रेग्नेंट करने के बहाने नींद की दवाई देता था ताकि मेरे साथ ये घटिया खेल खेल सके और अपनी अना को सुकून पहुंच सके और अपनी पहली बीवी पर यह जिताने के लिए कि वो पूरा मर्द है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। पूरा 1 साल लग गया था मुझे संभलने के लिए, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ रफीक ने मुझे 1 महीने में दी थी वो बहुत दर्दनाक थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखा था। इस बार भरी पूरी फैमिली थी। हाँ, लड़का शादीशुदा था लेकिन उसके पहले से एक बच्ची भी थी। बच्ची की पैदाइश पर ही उसकी बीवी चल बसी थी, लेकिन ना मुझे इस बात पर एतराज था और ना ही मेरे माँ बाप को। और आज मैं अपनी ससुराल में हंसी खुशी रह रही हूँ। मेरा शोहर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता है और मैंने भी उसकी बच्ची को सच्चे मन से अपना लिया है और उसे सगी माँ की तरह प्यार देती हूँ। खुदा ने मुझे जितनी तकलीफें दी थी उसकी भरपाई एक अच्छे शोहर के रूप में देकर दी थी। मैं अपने खुदा का जितना शुक्र अदा करती हूँ उतना कम है कि उसने मुझे इतना प्यार करने वाला हमसफर दिया था। लड़की के माँ बाप ये सोचकर कि अकेले लड़के को अपना दामाद के रूप में चुनना ज्यादा पसंद करते हैं कि अकेला है, हमारी बेटी
लड़की पर सास, नंद और खानदान का बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ससुराल पूरा हो, सास ससुर हो, तब लड़की अपने ससुराल में ज्यादा सुखी रहती है, क्योंकि पीछे अगर शोहर कोई गलती करता है तो उसे डांटने के लिए सास ससुर मौजूद होते हैं, उसे सही राह दिखाने के लिए, उसे समझाने के लिए उसके माँ बाप का हाथ उसके सर पर होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना, पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।